कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें देखी हुई हैं, मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है यानी जो भुगतान संतुलन है, एक्सचेंज रेट है, क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं। इसी के क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसके अंदर हम IMF, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO देखेंगे। तीन चीज देखेंगे। ये मत समझना कि सर ने ये टॉपिक पहले पढ़े हैं, हम हवा में पढ़ देंगे, इसकी स्थापना भी इतने में हुई थी, इसका मुख्यालय यहाँ है, ये है, वो उतना नहीं चलेगा। जो एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न होता है, वो यहाँ से कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंस करते हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोला जाता है। IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हिंदी में लिख लीजिए आप IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब यहां से हम लोगों के बच्चों टॉपिक शुरू होते हैं कुछ अलग टाइप के। ठीक, सबसे पहले तो देखना बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, धराशायी हो गई थी। और पूरे विश्व में जो व्यापार था वो क्या था, अपने आप में एक प्रकार से बहुत दयनीय स्थिति में आ गया था। व्यापारिक स्थितियां बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो सदस्य राष्ट्रों ने, विश्व के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाए। उन्होंने कहा यार हम कुछ एक ऐसा काम करते हैं, कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन या कैसे मतलब चीजों को बेहतर बनाया जा सके उसके रिगार्डिंग काम करे। यानी सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन, यानी कोई राष्ट्र जो है बहुत मुनाफे में है, कोई बहुत घाटे में है, इन चीजों को सही करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को कुछ धन उपलब्ध कराया जा सके, कुछ पैसा दे सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से किया जा सके। ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संगठन अस्तित्व में आया वो आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको द फंड के नाम से भी जाना जाता है। कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन द फंड नाम से भी जाना जाता है, द फंड नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को द फंड भी कहा जाता है, ये ध्यान भी रखना। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है। अब इसके जो सदस्य हैं बच्चों वर्तमान में 190, यानी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने हैं, 190। 1990 भारत 190 यानी 190 भारत सहित। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है और भारत तो बहुत पहले से इसका मेंबर रहा है। तो भारत सहित इसके जो मेंबर हैं 190 हैं और इसमें जो दिसंबर 1945 में भारत भी इसका क्या बना था, सदस्य बना था। ठीक है, दिसंबर 1945 में, 1945 में भारत इसका क्या बना था बच्चों, मेंबर बना था। इस चीज को आप लोग ध्यान से रखोगे। ठीक है, वर्तमान में जो 190वां सदस्य बना वो बना था अंडोरा रियासत। ठीक है, 190th कंट्री कौन सी थी, लेटेस्ट, यानी जो सबसे अंडोरा रियासत बोलते हैं। ठीक है, अंडोरा रियासत इसकी जो थी 190वीं कंट्री थी। ठीक है, 190th कंट्री अंडोरा रियासत थी। भारत भी दिसंबर 1945 में इसका क्या है, उसका सदस्य है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका बेसिकली जो कार्य है, क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। अब ये तो यार ये क्वेश्चन तो रटे रटाए हैं। ये IMF यहाँ है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है, मैं नहीं लिखाऊंगा इसका मुख्यालय। मुझे पता है कि इसका मुख्यालय पढ़ते पढ़ते आपका जीवन जो है समूहों की तैयारी करते करते बहुत बीत चुका है। अब इनका मुख्यालय वगैरह वाशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क है, कंफ्यूज रहता है, तो खुद ढूंढो, ये खुद नोट करना है यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, ये आपका काम है। कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि मुख्यालय कहाँ है, खुद चेक कर लेना है। ठीक है, कार्य क्या होते हैं इसके, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो पहला लिखो बच्चों, सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन समस्याओं से निपटने के लिए ऋण देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य राष्ट्रों, सबको नहीं, जो सदस्य राष्ट्र है, ठीक है, को भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन से निपटने हेतु ऋण देता है, से निपटने हेतु
ऋण इसके द्वारा किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, यानी ये एक प्रकार का ऋण देता है। किस चीज से? भुगतान। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन से निपटने हेतु ऋण देता है, तो वह आईएमएफ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखो, जो इसके मेंबर होते हैं, अगर इनका व्यापार है, कोई राष्ट्र एक ऐसा है जो भुगतान संतुलन की समस्या को फेस कर रहा। भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने बताया था। भुगतान संतुलन अगर आपका किसी देश के साथ, आप विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ आयात ज्यादा है, मंगा ज्यादा रहे हो, निर्यात कम है, निर्यात कम यानी भेज ज्यादा रहे हो, तो आयात कर रहे हो, ज्यादा मंगा रहे हो, तो आपकी जो विदेशी मुद्रा है आपको चीजों को खरीदने में चला गया, और ऐसा होते होते आप व्यापारिक घाटे में आ गए, तो आपका भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में आईएमएफ के पास आप जाओगे, कटोरा लेके जाओगे, आपको ऋण देगा, ले भाई तू ऋण दे, लेकिन ऐसे ही ऋण नहीं दे देगा। इसमें कंडीशंस लगाता है, बहुत बुरी कंडीशंस लगाता है, व्यापारिक उदारीकरण की कंडीशन लगाता है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे जब हम वैश्वीकरण वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम। दूसरा, ये क्या करता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान संतुलन की प्रणाली है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का विकास और उसे स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, लिखो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, कैसे पेमेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का विकास व उसे स्थायित्व, वो इसे स्थायित्व प्रदान करता है, यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, स्थायित्व मतलब स्टेबल बनाता है, और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो पेमेंट का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए, उसके क्षेत्र में ये काम करता है। इसके अलावा बच्चों, ये जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, यानी समष्टिगत आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं और वित्तीय मुद्दों पर नजर रखता है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लिखो वैश्विक ग्लोबल स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाली, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी वैश्विक स्थायित्व को प्रभावित करने वाली आर्थिक क्रियाकलापों पर नजर रखता है। ठीक है, देखो वैश्विक स्थायित्व को प्रभावित करने वाली आर्थिक व वित्तीय गतिविधियों पर नजर, आर्थिक व वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखता है। ठीक है, सिंपली मतलब इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड लेवल पे जो कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, या अपने आप में कोई भी एक ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं जो वैश्विक स्थायित्व को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उस पर भी ये क्या करेगा, नजर रखेगा। ठीक है, 3 इसके महत्व, पहला इसकी स्थापना, सदस्य और इसके कार्य। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है बच्चों, जो आपके एग्जाम में आपको बेहोश करने के लिए काफी है, वो है यहां से अब शुरू होता है, जो आप पहली बार पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि हवा में पढ़ना बहुत आसान होता है, स्थापना इतनी में हुई थी, ये हुई थी, ऐसा तो बहुत ईजी है। ठीक है, 4th पॉइंट इसका जो आता है बच्चों, इसकी मुद्रा क्या है, इसने मुद्रा के क्षेत्र में क्या काम किया है। मुद्रा, इसने क्या किया बच्चों, 1969 में इसके द्वारा एक ग्लोबल लिक्विडिटी के लिए अमेरिकन डॉलर एवं सोने के प्रयोग की सीमाओं के मद्देनजर एसडीआर नामक मुद्रा का चलन किया गया। ठीक है, लिखो 1969 में एसडीआर का चलन शुरू किया गया इसके द्वारा। ठीक है, अब आता है आपका एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको विशेष आहरण अधिकार। अभी समझाऊंगा। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, इसने क्या किया बच्चों, 1969 में एसडीआर का चलन शुरू किया। क्यों किया एसडीआर का चलन शुरू किया, जो है ग्लोबल लिक्विडिटी यानी वैश्विक तरलता को बढ़ाने के लिए, और मार्केट में अमेरिकन डॉलर और सोने की सीमा को देखते हुए। क्योंकि देखो अधिकांश जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, अमेरिकन डॉलर। अब उसकी मात्रा इतनी तो है नहीं, इतनी ज्यादा तो है नहीं कि सब उसी में हो जाए, उसकी भी तो लिमिटेशंस होंगी ना। या दूसरा होता है कि इसमें कई लोग सोने में व्यापार करते हैं, उसकी भी एक सीमा होगी। तो अगर किसी राष्ट्र के पास वो चीजें नहीं है तो वो तो वैश्विक व्यापार में पिछड़ जाएगा, तो उसका तो वैश्विक व्यापार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर राष्ट्र के पास वैश्विक लेवल पे हर कंट्री के बाद ये तो है नहीं कि इतना ज्यादा आपका फॉरेन करेंसीज हो या डॉलर हो या गोल्ड हो, ताकि दूसरे देश के साथ वो व्यापार कर सके। जिन राष्ट्रों के पास नहीं है वो क्या करेगा, क्योंकि आईएमएफ क्या कहता है सदस्य राष्ट्रों से, आप 5 करेंसी में ही व्यापार करो। अब वो 5 करेंसी कौन सी है, डॉलर होगी अमेरिका की, येन होगी जापान की, ब्रिटिश पाउंड हो गया 3,
यूरोपियन यूनियन की यूरो हो गया 4, और चीन की युआन होगी। युआन का ऑफिशियल नेम अभी बताऊंगा। ये 5 डॉलर ऐसे हैं, 5 करेंसीज ऐसी हैं वैश्विक लेवल पे, जिसपे आईएमएफ कहता है भाई आप इस पे व्यापार करो, इसी पे। अब जिसके पास नहीं है ये कहाँ से लाएगा वो? तो क्या वो आईएमएफ जो 190 मेंबर हैं जिसमें जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, तो वो कहाँ से व्यापार करेगा? तो उन्हीं के लिए एक बेहतर वैश्विक लिक्विडिटी यानी ग्लोबल लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एसडीआर का चलन शुरू किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछता है, एसडीआर नामक मुद्रा किसके द्वारा चलन में लाई गई? आईएमएफ के द्वारा। कब लाई गई? 1969 में। क्यों लाई गई? ये लाई गई वैश्विक तरलता को बढ़ाने के लिए। वैश्विक तरलता यानी ग्लोबल लिक्विडिटी, ठीक है। तरलता का मतलब है मार्केट में पैसा, ठीक है, को बढ़ाने हेतु क्या किया गया? एसडीआर शुरू किया गया। तो वैश्विक तरलता को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉलर व सोने की सीमित सीमाओं के मद्देनजर, सीमा मतलब समझ गए हो आपकी, इसकी लिमिट होगी ना, इसकी भी सीमाओं के कारण। तो इसने क्या किया? ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी, पैसे को बढ़ाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको बोला गया एसडीआर, जो कि विशेष आहरण अधिकार है। इस एसडीआर को बच्चों अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा जाता है पेपर में, एसडीआर के अन्य नाम क्या क्या हैं, ठीक है, अन्य नाम, ठीक। इसके जो बच्चों अन्य नाम हैं वो क्या क्या है? विभिन्न नाम। इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, इसको सिंथेटिक करेंसी भी बोली जाती है, इसको इंटरनेशनल करेंसी भी बोली जाती है, इसको इंटरनेशनल जो रिजर्व एसेट है वो भी बोला जाता है, और इसको क्वैसी करेंसी भी बोली जाती है, अर्ध मुद्रा, ठीक है। इसका नाम क्या है? पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। इसको पहला लिखो, इसको अन्य नाम पेपर गोल्ड यानी स्वर्ण मुद्रा, कागजी मुद्रा, ठीक है, कागजी स्वर्ण भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इस पेपर गोल्ड को? कागजी स्वर्ण भी लिख लेना, ठीक है, ये आपसे कागजी स्वर्ण। दूसरा बोला जाता है बच्चों इसको सिंथेटिक करेंसी, आप लिख लो इसको, दूसरा क्या बोला जाएगा? सिंथेटिक करेंसी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, सिंथेटिक करेंसी। तीसरा लिखो आप लोग इसको इंटरनेशनल करेंसी, आईसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी बोला जाता है, आईसी, सिंथेटिक करेंसी, पेपर गोल्ड, इंटरनेशनल करेंसी, और इसके अलावा बोला जाता है उसको इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित जो एसेट्स होते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स भी इसी को बोला जाता है। और इसका अन्य एक और नाम है बच्चों, वो क्या है? क्वैसी करेंसी यानी अर्ध मुद्रा, ठीक है, क्वैसी करेंसी यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध मुद्रा, ये इन नामों से भी जानी जाती है, ठीक है। यानी जो एसडीआर है उसका अन्य नाम क्या है? पेपर गोल्ड भी, इसकी सिंथेटिक करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स और क्वैसी करेंसी यानी अर्ध मुद्रा, इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि सर समझ नहीं आया ये आखिर एसडीआर का फंडा क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये है क्या, ये चीज कुछ समझ नहीं आ रही। अब देखो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। अब आप आईएमएफ क्या कहता है, देखो सिर्फ सबसे पहले इसको कैसे समझना है। आईएमएफ का ये कहने का मतलब है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदस्य देशों से कहता है या तो आप डॉलर में करो, ठीक है, या आप यूरो में करो, यूरो जो है, या आप ब्रिटिश पाउंड में करो, या आप जापानी येन में करो, या आप चाइना की युआन में करो। युआन का जो ऑफिशियल नाम है बच्चों रमिनबी है, ठीक है, युआन का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? रमिनबी, ठीक है, ये युआन का ऑफिशियल नेम है, ये युआन जो उसकी है, ये इसका क्या है बच्चों? ऑफिशियल नेम है, ठीक है, इसी को युआन बोला जाता है। युआन कहाँ की है? चाइना की मुद्रा है। ये 5 मुद्राएं ऐसी हैं जिसपे क्या कहता है मतलब ये आईएमएफ कहता है इन पे आप क्या करो? व्यापार करो। अब जिस सदस्य के पास बाई चांस कोई सदस्य राष्ट्र है आईएमएफ का, उसके पास ये मुद्रा नहीं है या विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहीं है, लाइक इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। एक कंट्री माना ए है, ठीक, कोविड का टाइम था, इस कंट्री ए ने क्यों वैक्सीन चाहिए थी बी से, यानी एक इसको एग्जांपल समझना है, ठीक है, इसको अपने रफ में कहीं पे साइड में लिख लो। ए कंट्री है, इसको इस बी से क्या चाहिए? वैक्सीन की जरूरत है, यानी वैक्सीन चाहिए इसको, ए को जरूरत है, क्या है? ए को जरूरत है वैक्सीन की, ए को बी से वैक्सीन की जरूरत है। अब वैक्सीन की जरूरत है तो बी के पास, अगर ए के पास सपोज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, अब अपनी करेंसी में तो देगा नहीं, क्योंकि साफ साफ आईएमएफ कहता है कि आप इनमें ट्रेड करो, इनमें व्यापार करो। अब सपोज कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो उस देश की घरेलू मुद्रा को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं, वो डॉलर वगैरह ही मांगते हैं।
अब इस ए को वैक्सीन चाहिए बी से। अब बी के पास क्या है बच्चों, मतलब बी की जो करेंसी है या विदेशी मुद्रा है जो ए के पास वो नहीं है। अब वो अपने करेंसी लेके गया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ए क्या करेगा, ए तुरंत कहां चला जाएगा, आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास कौन गया, ए ने कहा भाई आपने कहा है इनमें आप व्यापार करो, ठीक है, या विदेशी मुद्रा भंडार आपके पास होने चाहिए, मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो बी ने जो है मुझसे विदेशी मुद्रा मांग रखी, मेरे पास तो है नहीं, मैं वैक्सीन कहां से लाऊं। आईएमएफ क्या करेगा, इस ए को एसडीआर देगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स से कैसे निकलता है, क्या निकलता है मैं समझाऊंगा। आईएमएफ ने क्या किया, इस ए को एसडीआर दिया, इस एसडीआर को लेके ए कहां चला गया, बी के पास, ले भाई आप एसडीआर पकड़ो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। बी ने जैसे ही एसडीआर दिया, इस बी ने क्या किया, इस ए को उस एसडीआर की वैल्यू के बराबर विदेशी मुद्रा यानी अपनी करेंसी दे दी, यानी ये बी क्या करेगा, इस ए को अपनी करेंसी दे देगा, अपनी करेंसी दे देगा, और उस करेंसी से ए क्या कर लेगा, वैक्सीन खरीद लेगा, उसी करेंसी से, उसी की करेंसी से बी से क्या कर लेगा, वैक्सीन खरीद लेगा। तो आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने सिंपल सा किया कि जो एसडीआर था, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं, वो अपने आप में वो ए को दे दिया, ए ने तुरंत बी से कहा कि ले एसडीआर लेके आया हूं, बी ने उस एसडीआर की वैल्यू के बराबर उसको करेंसी दे दी और उसके बाद उसने वैक्सीन कर दी। तो ऐसे ही वर्क करता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको रफली बताया कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखो इन 5 करेंसीज में एसडीआर जो अपने आप में ये है क्या, आईएमएफ है, वो कहता है कि आप व्यापार करो, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो एसडीआर अपने आप में आईएमएफ से ले लेगा। अभी कैसे काम करता है मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। देखो एसडीआर का जो मूल्यांकन होता है बच्चों, बेसिकली वो 5 मुद्राओं की विनिमय दरों के भारित औसत पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आप इसको, वो पॉइंट को जो मैं लिखा रहा हूं। एसडीआर कैसे निकलता है, क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो एसडीआर का मूल्यांकन, एसडीआर का मूल्यांकन निम्नलिखित 5 करेंसीज यानी 5 जो है अपने आप में करेंसीज है, यानी 5 मुद्राओं की विनिमय दरों के जो भारित औसत है उस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित 5 मुद्राओं के विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ठीक है, के भारित औसत पर निर्भर, वेट कितना है, ठीक है, भारित औसत पर निर्भर करता है, भारित औसत पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको कि सर ये समझ नहीं आया, पहले हेडिंग तो इसको हाईलाइट करो, ये आएगा क्वेश्चन में आपका कि जो एसडीआर है वो उस पर कितनी कौन कौन सी 5 मुद्राएं हैं जिसके एक्सचेंज में लिए जाते हैं, ठीक है। पहला लिखो बच्चों डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ये कौन कौन से हैं, पहला लिखना है आपको अमेरिकन डॉलर, पहला लिखो यूएस डॉलर, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखना है आपको, यूएस डॉलर पहला लिखना है, ठीक है। सेकंड लिखना है बच्चों आपको यूरो, क्या लिखोगे, यूरो, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसको यूरो बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपने लिखना है बच्चों चाइना की रनिम्बी, ये 2016 में शामिल की गई है। चाइना का युआन है, उसको उसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, रनिम्बी है, ठीक है। तो लिखो चीन की रनिम्बी, ठीक है। इसको 2016 में अपने आप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक। चाइना की जो रनिम्बी है बच्चों, इसको कब शामिल किया गया है, 2016 में इसको शामिल किया गया। चीन की रनिम्बी 2016 में लिखी हुई, 2016, उससे पहले सिर्फ अपने आप में 4 ही थे, ठीक है। फोर्थ जो डिपेंड करता है बच्चों वो क्या करता है, जापान का येन, ठीक है। जापान की जो येन है बच्चों उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो अगला लिख लो आप, मतलब सॉरी पहले लिखो ब्रिटिश पाउंड, जापान की येन, फिर ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। जापान की येन मुद्रा है, और फिफ्थ लिखो ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड। ये 5 मुद्राएं हैं बच्चों, इनके भारित औसत। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो मैं ध्यान रखना, आईएमएफ द्वारा प्रचलित एसडीआर में इनमें से किन की अपने आप में भारित वैल्यू ली जाती है, क्या किया जाता है। तो ये 5 आते हैं, इनका जो औसत होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सचेंज रेट तय किया जाएगा। अब आपको सर क्या किया गया, देखो इनको क्या किया गया, इनका वेटेज दिया गया है, उसमें किसमें, जो एसडीआर को तय करना है। वेट कैसे, सबसे ज्यादा बच्चों यूएस डॉलर का है 41.38%,
41.3, ये याद नहीं करना है, ठीक है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है। और सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, 41.38% यूएस डॉलर का है। इसके अलावा 29.31 किसका है, अपने आप में यूरो का है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों चीन की रनिम्बी, इसका युआन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो वेटेज है बच्चों वो है 12.28%, 12.28, ठीक है, 28% वेटेज। और इसके बाद आता है बच्चों जापानी येन, जिसका कितना है 7.59, और लास्ट का 7.44, 7.59% और इसका 7.44%, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वेटेज है एसडीआर निकालने के लिए। तो सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो एसडीआर है उसमें किन 5 मुद्राओं को शामिल किया जाता है उसका मतलब वैल्यू निकालने के लिए एक्सचेंज, अब ये 5 सबसे ज्यादा वेट किसका है, यूएस डॉलर का। अब सिंपली क्या करेंगे, देखो आपने ये निकाला, अब हम 5 मुद्राओं की विनिमय दर के भारित व्यय पे, अब हमने क्या किया, विनिमय दर निकालना है, एक्सचेंज रेट विश्व लेवल पे, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, अब आप चेक करोगे, एक यूएस डॉलर बराबर कितना डॉलर, 1 डॉलर ही होगा। एक यूरो बराबर कितना यूएस डॉलर, एक चीन की रमिन्नी बराबर कितना डॉलर, एक येन बराबर कितना डॉलर, एक पाउंड बराबर कितना डॉलर, जितना आएगा उनको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, आपको ये पता चल गया वेटेज किस किस का है, ठीक है। और इन सब का रेट निकालोगे। रेट कैसे निकालोगे, आप देखोगे जैसे येन ले लेते हैं, एक येन बराबर कितना डॉलर, ठीक है। आपने कहा एक यूरो बराबर कितना डॉलर, तीसरा आपने निकाला एक रनिम्बी बराबर कितना डॉलर, उसके बाद निकाला आपने एक पाउंड बराबर कितना डॉलर, इसके बाद आपने निकाला एक डॉलर बराबर तो 1 डॉलर ही होगा, ठीक है। आपने ऐसे निकाल दिया, आपने एक येन की वैल्यू निकाल दी, एक यूरो की निकाल दी डॉलर में, ठीक है। डॉलर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जैसे भारत का रुपया निकालते हो ना आप, भारत के 1 रुपया बराबर इतना डॉलर है, ऐसे ही इन देशों की मुद्राओं को निकालोगे। जैसे ही आपकी ये वैल्यू निकली, आपने कहा इतना डॉलर, तो आप क्या कर दोगे, वेटेज को इस रेट से गुणा कर दोगे। ये है बच्चों वेटेज, जो मैंने बताया, आपने ये वेटेज रखा है ना, ये वेटेज, इसको हमने निकाल दिया रेट, क्या रेट चल रहा करके रेट। और जब आप वेटेज को रेट से गुणा कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे, भारित औसत मतलब 5 से डिवाइड कर दोगे, जितने भी है आपका, वो आपका क्या निकल जाएगा, डॉलर। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले से आपका क्या पता चल जाएगा कि एक एसडीआर बराबर कितना डॉलर, ऐसे निकल जाएगा। अब यहां से पता चल जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना कि 5 कौन कौन से, और कुछ नहीं याद रखना। इन 5 के भारित औसत से हम एक एसडीआर बराबर कितना डॉलर है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन 5 मुद्राओं की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट देखेंगे डॉलर में कितनी है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डॉलर में, और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हम टोटल, जितना भी औसत निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, इससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों। अब देखो एसडीआर का जब मूल्यांकन होता है, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में इसको रिन्यू किया जाता है। अभी लेटेस्ट 2020-21 के आसपास हुआ है शायद कहीं, वो हमने नहीं देख लिया, तो एक बार नोट करके लिखो, एसडीआर के मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रत्येक 5 वर्ष में रिव्यू किया जाता है, ठीक है। एसडीआर के मूल्यांकन की प्रक्रिया को, एसडीआर का मूल्यांकन प्रत्येक 5 वर्ष में रिव्यू, प्रत्येक 5 वर्ष में रिव्यू किया जाता है, ठीक है। समीक्षा की जाती है इसकी प्रत्येक 5 वर्ष में। कितने वर्ष में की जाती है, 5 वर्ष में। कौन कौन से शामिल हैं, ये आपको सीधे यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। 2016 में चीन का ये हमने ऐड किया था, ठीक। अब देखना बच्चों, ध्यान से रहे, ये जो एसडीआर है ये कोई मुद्रा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का मतलब अपने आप में एक मतलब कहा वो है ना कि सिंपली एक मुद्रा, मतलब आप फिजिकली इसको छू नहीं पाओगे, नहीं आईएमएफ के ऊपर कोई इसका वो है कि आपने आईएमएफ को देना ही देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक पॉइंट लिखो, एसडीआर मुद्रा नहीं है, नहीं आप आईएमएफ पर इसका दावा नहीं है, मतलब क्लेम नहीं कर सकते, नोट करके लिखो। ये सिर्फ एक व्यापार को इजी बनाने के लिए, ठीक है। एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, मुद्रा नहीं है, नहीं आईएमएफ पर कोई दावा कि आईएमएफ देगा ही देगा वाली बात, ठीक है। कोई दावा यानी क्लेम बोलते हैं इसको, ठीक है। आप आईएमएफ से दे करके क्लेम नहीं कर सकते, कोई मुद्रा नहीं है। उसने तो चलो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इजी करने के लिए तो सदस्य राष्ट्रों से कहा कि चलो भाई आपके पास ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चों वेस्टर्न कंट्रीज की चलाई हुई थ्योरी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन 5 ही मुद्राओं में व्यापार करो, ऐसा कहाँ होता है, रुपये में नहीं कर सकते कि व्यापार, लेकिन क्यों, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाना है। अभी चिढ़ जाता है भारत, अगर जैसे ईरान के साथ अच्छे संबंध है, भारत ईरान के साथ पेट्रोल मंगाता है, कुछ करता है, उसको रुपये में ही देता है, लेकिन अमेरिका चिढ़ जाता है वहां से, क्योंकि रुपये की मांग
वहां बढ़ लिए, कहाँ, ईरान में, तो वो लोग चिढ़ जाते हैं इससे, इसलिए इन्होंने क्या किया है, IMF वगैरह ने इन 5 को दे दिया, इन 5 को जो पावरफुल कंट्रीज थी उसने उसकी मुद्रा को रख दिया, ठीक है। बाकी राष्ट्रों को ये समझना होगा, या ये बाकी राष्ट्रों के लिए तो दिक्कत है ही ना। अब आपका व्यापार करना है, फिर आप अब देखो, अब आप कहोगे सर ये SDR है, तो फिर ये SDR कोई भी कितना ले सकता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। SDR कोई भी कितना नहीं ले सकता है, हर राष्ट्र का एक कोटा बना हुआ है। हर राष्ट्र जो हो उसमें अपना कोटे के आधार पे क्या कर सकता है, वो SDR ले सकता है, ऐसा थोड़ा ना। सिर्फ एक IMF की गारंटी है वाली बात। IMF जब जैसे आप किसी से व्यापार कर रहे हो, आपके पास नहीं है विदेशी मुद्रा, तो आपका जो कोटा होगा IMF के पास, उस हिसाब से आपको SDR मिल जाएगा। SDR मिलेगा तो वो राष्ट्र आपको क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो IMF की गारंटी टाइप की है SDR, ये मुद्रा या कोई अपने आप में, तो IMF पे आप इसका दावा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये 5वीं मुद्रा युआन जोड़ेगी, रवनिम्बी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, युआन का ऑफिशियल नेम वो अपने आप में है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला आता है इसके अंदर जो SDR है, ये क्या करता है बच्चों, IMF के सदस्य जो राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा, यानी आप ये कर सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से इस SDR का प्रयोग कर सकते हो, सदस्य राष्ट्र अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। इन मुद्राओं के एवज में SDR का आदान प्रदान आप लोग कर सकते हो अगर आपके पास वो मुद्रा नहीं है तो, इसको समझना है। यूज कैसे होगा मैंने बता दिया, यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे यूज खुद ही लिखो। मैंने क्या कहा, A है, इसने B के साथ क्या करना है, व्यापार करना है, B के साथ क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है, या व्यापार। अब A के पास क्या है, विदेशी मुद्रा नहीं है, A के पास क्या है, विदेशी मुद्रा नहीं है, तो A कहां चला गया, सीधे IMF से SDR लाया। A कहां चला गया, IMF के पास, और इसने क्या किया, SDR प्राप्त किया, SDR प्राप्त। जैसे ही A को SDR प्राप्त हुआ, A ने क्या किया, इस SDR को B को दे दिया, A द्वारा B को SDR, ठीक है। ऐसे जैसे ही B ने को SDR दिया, इस B ने क्या कर दिया, B ने A को करेंसी दे दी। क्यों दे दी, जो भी करेंसी है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा है जिसमें भी व्यापार चल रहा है, बस इस B ने क्या कर दिया, उसके बाद उसे ऐसी चीजें खरीद ली। इस टाइप से कुछ ही काम करता है, इतना ही आपको जानने की जरूरत है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 5वां आता है बच्चों इसमें सुधार का मुद्दा। SDR समझ गए ना आप, सिंपल से है, कोई इतना वो नहीं है। अगला लिखो आप, सुधार का मुद्दा, ठीक है। 5th पॉइंट लिखो आप लोग, सुधार का मुद्दा। इसमें 5वां पॉइंट क्या लिखोगे, सुधारों का मुद्दा। IMF में सुधार का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, सुधार का मुद्दा। अब इसमें देखना बच्चों, IMF की जो कार्यप्रणाली है उसको प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है, डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता है इसको। वो क्यों, क्योंकि IMF के अंदर जो विकसित राष्ट्र हैं बच्चों, उनके कोटा जो हैं, मताधिकार अधिक ऊंचे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो IMF जो है की कार्यप्रणाली को प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है, प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड जो कंट्री हैं, 4-5 जो देश हैं, 5 हैं, विकसित राष्ट्रों का कोटा, ठीक है, जितना वो ले सकता है कोटा, वह मताधिकार अधिक, वोटिंग। अब कोई भी चीज है, जब डिसीजन आप लेते हो तो आप वोटिंग करवाओगे ना। अब हर किसी का एक वोट होता है, वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जो डेवलप कंट्री हैं उनका कोटा अधिक है। अब IMF में कोटा अधिक होगा तो उन्हीं की चलेगी। आप खुद ही सोचो, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें आपकी ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा पावर है, कोटा अधिक है, तो कोटा अधिक होगा तो आपको क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। इसको देखना कैसे काम करता है। प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता क्योंकि विकसित राष्ट्रों का यहाँ कोटा अधिक है और मताधिकार भी अधिक है। अब कोटा अधिक होगा, जितना आप ज्यादा पैसा दोगे, हर किसी का अपना अपना कोटा है, तो उसकी पावर भी उतनी ज्यादा होगी, वोटिंग में निर्णय लेने में उसी की शक्तियां होंगी। तो बेचारे जो विकासशील कंट्री हैं, जो छोटी कंट्री हैं, वो तो देखे रहते हैं मुंह। इसीलिए इसको क्या माना जाता है बच्चों, प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता। सुधार करने की इसमें क्या चलती है, मांग चलती है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, जब ये विकसित नहीं है तो भारत जैसे जो राष्ट्र होते हैं उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर्याप्त नहीं हो पाती। क्यों, अगर इनका अधिक होगा तो जो अल्प विकसित देश हैं, विकसित कंट्री मतलब विकासशील देश हैं, उनकी क्या होगी, कभी IMF में निर्णय लेना होगा तो उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा कम हो पाएगी, ठीक है। अब देखो IMF में भारत का कोटा कितना है वर्तमान में, ये बढ़ते रहता है, ठीक है। IMF में भारत का कोटा बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बढ़ा रखा है, ठीक है। भारत का कोटा कितना है बच्चों, ये जो कोटा है अभी वर्तमान समय में 2.74 या 2.75% के आसपास टोटल कोटे का।
2.75%। यदि 100 रुपए जमा होते हैं तो 2.75 रुपए भारत के होंगे। अब देखो कहाँ 100 में 2, भारत की वैल्यू कितनी है आप देख ही रहे हो, तो उसमें क्या होगा, भारत का निर्णय बहुत कम होगा। और मताधिकार भी भारत का कितना है बोलो बच्चों, जो मत है मताधिकार वो कितना % हो गया, 2.63। ठीक है, आई मैं भारत का कोटा और मताधिकार लिखूं, ये इतना कम वोट की वैल्यू है। ठीक है, 2.63। तो निर्णय कहां से लोगे आप, ठीक है, जब आप जो विकासशील कंट्री उनके पास कुछ निर्णय की पावर है ही नहीं। ठीक है, इसके बावजूद जो है बच्चों हमेशा जो है आईएमएफ में सुधारों का मुद्दा उठता रहा है, और कई बार तो सुधार हो भी गए थे, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई भी सुधार कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो आईएमएफ की गवर्निंग, वहां 85% वोट पड़ा होना चाहिए उस पक्ष में, किस जहां पे आप जो निर्णय लेना चाहते हो। अब 85% वोट पड़ता ही नहीं है, कोई विकसित राष्ट्र साथ ही नहीं देते हैं, तो वो चलता रहता है, ये आपको यहां जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना बच्चों इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं आईएमएफ में जो सुधारों का मुद्दा है। एक तो आप अगर क्वेश्चन ये आता है आईएमएफ को पर्याप्त प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है, स्टेटमेंट सही है, इसमें लिखना, इसमें आईएमएफ में हमेशा कोटा व मताधिकारों में सुधार की बात चलती है, स्टेटमेंट सही हो गया, सिंपल सा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, क्यों, दूसरा ये कोटा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है बच्चों, जो आईएमएफ है इसमें क्या होता है, दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, मतलब इसमें आईएमएफ में, वो इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी बोर्ड की संरचना को लेकर भी विकासशील राष्ट्र के हैं असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो लिखो आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड की संरचना को लेकर भी सुधार की मांग, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की में भी सुधार की मांग, की मांग। ये क्या करता है, दिन प्रतिदिन का प्रशासनिक काम, सुधार की मांग चलती। ठीक है, ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिन प्रतिदिन का प्रशासनिक काम, लिखो प्रशासनिक कार्य, कब का, डे बाय डे का ये क्या करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। कौन, कार्यकारी बोर्ड, इसको भी सुधार की मांग चलती आई है। वो क्यों चलती आई है बच्चों, क्योंकि इसमें जो कुल 24 सदस्य होते हैं, इसमें कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है कार्यकारी बोर्ड में, इसमें 24 सदस्य हैं, और ये 24 सदस्य जो होते हैं बच्चों, अब सोचो इतने मेंबर में सिर्फ 24 सदस्य हैं। ठीक है, अब ये 24 सदस्य क्या करते हैं बच्चों, जिनका चुनाव सामूहिक रूप से नहीं होता है, इनका जो चुनाव है वो सामूहिक रूप से नहीं किया जाता है, इन कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। तो आईएमएफ के सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका जैसे राष्ट्र अकेले एक क्षेत्र को देख लेता है, कई ऐसे हैं जहां सबके सब देख लेते हैं। तो ये कार्यकारी बोर्ड में भी सुधार की मांग चलती है, क्योंकि इनका चुनाव जो है सामूहिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, लिखो चुनाव सामूहिक रूप से नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है बच्चों, सुधार की मांग करते आए हैं। ठीक है, सदस्य राष्ट्र। इसके अलावा आईएमएफ में बच्चों निदेशक की नियुक्ति की योग्यता के आधार पर हो, न कि भूगोल के आधार पर। ठीक है, आईएमएफ का निदेशक है, उसकी नियुक्ति में भी सुधार की मांग। ठीक है, आईएमएफ निदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर मांग चलती है, योग्यता के आधार पर हो, ये सदस्य राष्ट्र कहते हैं, भूगोल के आधार पर नहीं। वर्तमान में क्या होता है ना, भूगोल के आधार पर, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, ये का, वो का, यूरोप का, यहां से ये कहते हैं ऐसा मत करो, आप सिंपली योग्यता के आधार पर करो, भूगोल के आधार पर मत करो। ठीक है, ये सब चीजें हैं, इसमें सुधार की मांग चलती है। ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें सिंपली जो क्वेश्चन आता है, तीन तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। आईएमएफ के मुख्य कार्य क्या है, उन जो ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे और मतलब जो उसके विकल्प आएंगे वहां से। दूसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन उठता है। और तीसरा सुधार की मांग किस किस चीज को चलती है, मताधिकार और कोटे को लेकर चलती है, कार्यकारिणी जो बोर्ड है उसकी सुधार की मांग चलती है। इसके अलावा जो सदस्य राष्ट्र है उसमें जो महानिदेशक या निदेशक नियुक्त होता है उसके लिए इसके सुधार की मांग चलती है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज है आपकी समझ आई होगी। इसको एक बार आप सही से रिविजन कर लोगे तो आप इजीली इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।